दोस्तों, अगर आप घूमने का प्लान बना रहे हैं तो थाईलैंड आपके लिए परफेक्ट जगह हो सकती है, जहां कम खर्चे में आप फुकेट, कराबी और फीफी आइलैंड का मजा ले सकते हैं, जहां परफेक्ट नाइट लाइफ के साथ नीला समुंदर और ढेर सारे एडवेंचर करने को मिलेंगे। तो फिर देर किस बात का, इस वीडियो में बने रहें और पूरी जानकारी लें। क्या तरीका है कम खर्चे में टूर प्लान करने का, फिलहाल आपको क्या क्या लेटेस्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जा रहे हैं फुकेट, थाईलैंड और आज हमारा डे 1 है। मेरे साथ है सायक और हम हैं टर्मिनल 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली। और ये शॉप्स, शायद मेरे साथ है। हमारा ये ट्रिप था 7 डेज और 6 नाइट का। तो सबसे पहले हम एयरपोर्ट पहुंचे। इंडिगो एयरलाइंस में अपना बैगेज दे दिया चेक इन के लिए। 20 kg तक फ्री था, उससे कम ही हमारा हुआ। फिर वहाँ से हम सीधे इमिग्रेशन में पहुँचे और फिर सिक्योरिटी चेकअप। उसके बाद सीधा हम पहुँच गए बोर्डिंग गेट के पास। प्लेन में बैठ गए और हमारी जर्नी थी 4 घंटे 40 मिनट के आसपास। उड़ान भरते हुए हम बहुत ही जल्द पहुंच गए समंदर के ऊपर और फिर हमें छोटे छोटे आइलैंड्स नजर आने लगे। शायद थाईलैंड हो या उसके आसपास की कंट्री, पर यहाँ ढेर सारे छोटे छोटे आइलैंड हैं। उसका नज़ारा देखते हुए हम अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे थे। हमने 4 अलग अलग ट्रैवल एजेंट से कोटेशन मांगा था और सबसे सस्ता पड़ा मेक माई ट्रिप। हमने कॉल करके उन्हें कहा था कि हमारा बजट 60,000 पर हेड है और उसी में उन्होंने हमें सब कुछ करके दिया। उतरते ही इमिग्रेशन की लंबी लाइन और लंबी लाइन के बाद हम सीधे बाहर पहुंचे। एक बड़ी सी ट्रैवलर ब्रैन हमारा इंतजार कर रही थी। हम उसमें बैठ गए, बस हम तीनों ही थे और उसके बाद हम खूबसूरत नज़ारा देखते हुए कराबी की ओर रवाना हो गए। बिल्कुल नीट एंड क्लीन, जहाँ भी नज़र आ रहा था कोई गंदगी नहीं थी। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, दोनों साइड ग्रीनरी थी और बारिश भी हुई थी। मैं आपको बता दूं कि इनका जो गर्मी का सीजन होता है वो नवंबर से अप्रैल तक का होता है और अप्रैल में बारिश शुरू हो जाती है, इसलिए हमें मौसम काफ़ी अच्छा मिला। दिल्ली के मुकाबले तो वहाँ काफ़ी अच्छा मौसम था, बारिश हो रही थी और हम एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते रहे। बीच में हमें जोरों की भूख लगी थी। गाड़ी एक जगह 10 मिनट के लिए रुकी थी। हम वहाँ चिकन फ्राइड राइस और चिकन स्प्रिंग रोल खाए। यहाँ वेज के लिए बहुत ही कम ऑप्शन है। हम अपने होटल दीवाना कराबी पहुँचे, जहाँ से बीच वॉकिंग डिस्टेंस पर था। सामने ही खूबसूरत सी स्विमिंग पूल थी। हमें काफ़ी अच्छा लगा। हमारे होटल में सारा सामान मिला। ये 4 स्टार होटल मेक माई ट्रिप ने बुक करवाया था। हम बहुत थके हुए थे लेकिन हम जल्दी ही बाहर निकले और होटल का नज़ारा लेने लगे। खूबसूरत नज़ारा देखते हुए हम अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। भले ही हम बहुत थके थे, हम बीच में पहुंच गए, कुछ पिक्चर लिया और फिर सीधे नहाने चले गए। उस दिन हमने अपना जो खाना खाया वो एक इंडियन रेस्टोरेंट में खाया था। भले ही हमने थाई फूड लिया। अगले दिन ब्रेकफास्ट के वक्त हम पूरे होटल का नज़ारा देख रहे थे। हम बड़े स्विमिंग पूल तक पहुंच गए। हमारा जो कॉटेज था वो थोड़ा पीछे था और हमारे कॉटेज के सामने ही स्विमिंग पूल था और ये बड़ा वाला स्विमिंग पूल होटल के दूसरी साइड में था। उसका नज़ारा देखते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। वेजिटेरियंस के लिए खाने के लिए काफ़ी ऑप्शंस थे, पर नॉन वेज के लिए कुछ ज्यादा ही ऑप्शन थे। हमारे इस पैकेज में ब्रेकफास्ट इंक्लूड था। डे 2 में 12:30 बजे हमारा 7 आइलैंड टूर था। हमने पहले थोड़ा सा स्विमिंग एंजॉय कर लिया। दीवाना कराबी, ये बहुत ही बड़ा होटल है कराबी में, थाईलैंड। एक तरफ पूल ही पूल है और ये एरिया हम एक्सप्लोर करने आए हैं। काफ़ी खुद अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बिल्कुल जंगल सा। सुनामी इवैक्यूएशन रूट लिखा हुआ है इसमें। हम जानना चाहते हैं क्या है। यहाँ कुछ अलग तरह की चिड़िया नज़र आ रही हैं हमें। ये बहुत बड़ा है, ऐसा लग रहा है कोई पहाड़ में चल रहे हैं। बहुत बड़ा एरिया है, जाने हम कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, पर बहुत ग्रीनरी है, बहुत खूबसूरत। एक शेयर ट्रक से हम पहुंच गए ओ नम माओ कराबी के पियर तक। वहां से हम लॉन्ग टेल बोट पर बैठ गए। 20 लोग थे, 20 लाइफ जैकेट, एक गाइड जो कि इंग्लिश बोलता था और बोट चलाने वाला। ये सारे मिलकर हमने जर्नी शुरू किया। हमारे लिए फ्री पानी और जूस पहले से स्टोर किया हुआ था, जिसे हम जब चाहे लेकर पी सकते थे और हमने अपना स्नॉर्केलिंग गियर पहले से ही कलेक्ट कर लिया था।
बिल्कुल नीला समंदर का मजा ले रहे थे और पानी के छींटे हमें लग रहे थे। बहुत ही सुहावना मौसम था। सेवन आइलैंड टूर का जो पहला हमारा पड़ाव था वो कम से कम 15-20 मिनट के बाद आया। ये हम आए हैं डप आइलैंड में। दोनों साइड पानी है, इधर भी पानी है। ये हमारा बोट है, बोट नंबर 7। और इधर रॉक्स है और इधर ये खूबसूरत व्यू। हमारे पास इस आइलैंड में काफी वक्त था। पहले हमने कुछ फोटोग्राफी किया, उसके बाद समंदर में नहाए और स्नॉर्केलिंग का मजा लिया। हमें कुछ मछलियां नजर आईं और हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और फिर इधर उधर थोड़ा भटकने के बाद हम फिर से अपने अगले आइलैंड के सफर के लिए निकल पड़े। दूसरा पड़ाव था पोडा आइलैंड। यहाँ कहो ना प्यार है की शूटिंग हुई। ये बहुत ही खूबसूरत सी आइलैंड है और यहाँ पर जो समंदर है वो बहुत ही कमाल का है। हम आए हैं पोडा आइलैंड में और बहुत ही खूबसूरत सी आइलैंड, चारों तरफ व्यू इसकी, समुंदर चारों तरफ है। समंदर है पोडा आइलैंड। सामने वाला पानी ग्रीन, थोड़ा दूर गहरा नीला। ब्यूटीफुल हमारी इस टापू में भी हम फिर से बीच में उतर गए। वेव काफ़ी बड़े बड़े थे और मेरे हाथ में पता नहीं क्या काटा था। मुझे काफ़ी इचिंग होने लगी थी। उसके बाद हम डर के मारे बीच से ऊपर आ गए। लॉन्ग टेल बोट में बैठकर अपने अगले डेस्टिनेशन में आ गए जहां हमारा डिनर होना था। ये है द फेमस रायली बीच। हमने अपना टेबल बुक कर लिया था और उसके बाद हमारा पास फ्री टाइम था तो हम फिर से समंदर में उतर गए। यहाँ का पानी लेक जैसा शांत था पर फिर से मुझे इचिंग हो रही थी। हमने यहाँ ढेर सारे फोटो क्लिक किए और सनसेट भी देखा और उसके बाद डिनर, बीच में स्नॉर्केलिंग भी किया था। उसके बाद सीधे होटल वापस। और ये जो आप नीला नीला पानी देख रहे हैं, हाँ सही पहचाना, हम फीफी आइलैंड जा रहे हैं। पर फीफी आइलैंड के टूर नहीं, हम फीफी आइलैंड में रहने जा रहे हैं। आपने जितनी भी वीडियोस देखी होगी, इंडियन जो होते हैं बहुत कम फीफी आइलैंड में रुकते हैं। उन्हें बस लगता है कि डे टूर करके आ जाए, पर वो बहुत ही थका देने वाला है। और ये जो हमने टूर किया वहाँ रहना सच में बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग था। तो फेरी में बैठकर हम खूबसूरत नज़ारा देख रहे थे। आपको बता दें हमें कहीं कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं थी, बस आइलैंड फे और डिनर लंच, बाकी सब कुछ मेक माई ट्रिप ने पहले ही अरेंज कर दिया था। डेक में चढ़कर कुछ फोटो क्लिक किया। अगर फीफी आइलैंड में आपकी 1 नाइट स्टे की बुकिंग है तो जैसे ही आपकी फेरी पोर्ट में पहुंचती है वो आपसे 20 बात पर हेड चार्ज करते हैं आइलैंड को साफ सुथरा रखने की फीस। और होटल का बोर्ड आप देख सकते हैं, हर होटल वाले वहां पर खड़े रहते हैं, वो आपको अपनी बोट में बैठा कर ले जाएंगे। होटल पिक एंड ड्रॉप के आपको कोई चार्ज नहीं लगने वाले। ये पैराडाइज रिसोर्ट फीफी आइलैंड जहाँ हम रुके हैं, प्राइवेट बीच है इसका होटल का अपना। काफ़ी खूबसूरत। इधर हमारा सी बीच है और जो इसका रेस्टोरेंट है वो एकदम बीच फेसिंग। बहुत अच्छी फूड, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। और थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी। ये समंदर है हमारा प्राइवेट बीच। यहाँ पहुँचते ही पहले हमने लंच किया और फिर एक बोट हायर करके 3 घंटे के टूर पर निकल गए। उसके चार्जेस थे 2 लोगों के 2000 बात और मेरा बेटा था उसके लिए एडिशनल 300 बात हमने दिया था। और हम खूबसूरत नज़ारा देखने लगे। हमें वो 4 जगह पर लेकर गए। एक तो था माया बे, दूसरा था वाइकिंग केव, हमने बीच में स्नॉर्केलिंग किया, वांग लॉन्ग वेव गए और नुई बे। थाईलैंड का फीफी आइलैंड इतना पॉपुलर है अपने लाइमस्टोन क्लिफ के वजह से और नीले नीले समंदर की वजह से।
कहीं समंदर का पानी हरा तो कहीं नीला, बिल्कुल साफ था। अंदर पूरे कोरल नजर आ रहे थे। उतरने की जरूरत ही नहीं थी। हम पहाड़ों का खूबसूरत दृश्य देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था हम किसी जन्नत में पहुंच गए हों। थाईलैंड की करेंसी को भात कहते हैं और हमें एक भात मिला था 2.64 रुपीज़ में, जो हमने इंडिया में एक्सचेंज करवाया था। रूल के हिसाब से एक फैमिली को 20,000 भात कैरी करना है और एक इंडिविजुअल को 10,000 भात। तो हमने इस मनी को एक्सचेंज करवाया था बैंक से। एयरपोर्ट में वो काफ़ी ज़्यादा चार्जेस लेते हैं और आप अगर थाईलैंड में एक्सचेंज करवा रहे हो तो उसके भी चार्जेस लगते हैं। अगर आप थाईलैंड जाकर एफएक्स कार्ड से विड्रॉल करना चाहते हैं तो वो उसमें भी आपको एटीएम के विड्रॉल चार्जेस लगेंगे। हम 20,000 भात लेकर गए थे और हमारे पैसे बच गए। हम 12,000 भात में पूरा खर्चा हमारा हो गया था, क्योंकि सारा पेमेंट किया हुआ था। जो खर्चे किए वो हमने खाना पीना और थोड़ा बहुत घूमने फिरने में किया था। जो हम थोड़ा एक्स्ट्रा घूमे थे वो हम ग्रैब ऐप और बोल्ट ऐप हमने अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लिया था और उसके थ्रू हमने कैब बुक करवाई थी। वहाँ जो टुक टुक है वो काफ़ी ज़्यादा उसके चार्जेस होते हैं। एक जियो के सिम में रोमिंग पैक भरवा लिया था, इससे हम इंडिया में और लोकल कॉल कर सकते थे। 100 मिनट्स इनकमिंग और 100 मिनट्स आउटगोइंग फ्री था और साथ ही 6 GB का नेट फ्री था, जिससे व्हाट्सएप कॉल भी किया जा सकता था। होटल में फ्री वाईफाई अवेलेबल था। होटल में जो फैसिलिटी मिली थी उसमें था फ्रिज था, एसी था, स्विमिंग पूल था, हेयर ड्रायर, केटली, सब कुछ अवेलेबल था। हमें किसी चीज की दिक्कत नहीं हुई। एक होटल में हमें प्रेस भी मिला था। उनके जो चार्जिंग पॉइंट थे वो हमारे मोबाइल के लिए बिल्कुल परफेक्ट थे। हमें ट्रैवल एडेप्टर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। धीरे धीरे हमारा सफर माया बे की ओर बढ़ता गया। वहाँ पर आप समुद्र में नहीं उतर सकते क्योंकि वो कोरल को रिजर्व करते हैं और साथ ही कुछ शार्क के बच्चों को भी वहाँ छोड़ा हुआ है, जो हमें बहुत आसानी से नजर आए थे। बहुत ही मजेदार बोट राइड के बाद हम पहुँचने ही वाले हैं माया बे। हमें यहाँ 1 घंटे का वक्त मिला था और हम सीधे माया बे की ओर जाने लगे। जो बोट होती है वो उल्टे साइड में उतारती है और 5-7 मिनट में आप माया बे के बीच तक पहुँच सकते हैं। यहाँ पहुंचकर हमने कुछ फोटो क्लिक कराए, कुछ वीडियो किया और इधर उधर टाइम स्पेंड किया। थोड़ा बहुत पैर भिंगाया। अंदर जाना अलाउड नहीं था। इस जगह की खूबसूरती शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। हमारी बोट पहुंचने ही वाली थी वांग लॉन्ग वे में, जो कि एक फोटो पॉइंट है जहां लोग कई तरह के फोटो खिंचवाते हैं। जगह बेहद खूबसूरत थी और क्रिस्टल क्लियर वाटर, पर यहाँ पर स्नोर्केलिंग अलाउड नहीं है। बस लोग यहाँ फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं। कई सारे बोट्स हमें नजर आए, कई सारे फॉरेन टूरिस्ट। हमें फीफी में ज्यादातर फॉरेन टूरिस्ट ही नजर आ रहे थे, इंडियन बहुत कम थे। हम अपने बोट के रुकने का इंतजार करते रहे। जैसे ही बोट रुकी हमने ढेर सारे पिक्चर क्लिक किए।
वहां से निकलते ही हम एक स्नॉर्केलिंग पॉइंट पर पहुंचे, पर मैं इस बार बोट से नहीं उतरी क्योंकि सीढ़ी जो थी वो बहुत ही खतरनाक थी। मेरे हस्बैंड उतरे और जो बोट वाला था वो मछलियों को खाना दे रहा था। ढेर सारी रंग बिरंगी मछलियां नजर आ रही थी। बोट पर से ही मुझे कोरल नजर आ रहे थे, तो मैंने इसकी वीडियो बना ली। इसके बाद हम वाइकिंग केव में गए, पर वाइकिंग केव की हालत बहुत खराब थी। उसमें बांस लगे हुए हैं। सुनने को आया पहले वहां लोग जाते थे, पर अब वहां जाना अलाउड नहीं है। इसी के साथ हम होटल वापस आ गए और हमारा टूर खत्म हुआ। फिर हम शाम को प्राइवेट बीच में आ गए क्योंकि हमें नहाना था। हमें स्विमिंग करना बहुत पसंद है। हम वेव्स को देख रहे थे। जैसे ही थोड़ा सा उतरे, देखे पानी बहुत ज़्यादा गहरा था। हम खूबसूरत नज़ारे देख रहे थे और बारिश आने को तैयार थी। अगली सुबह होटल वालों ने फिर हमें पोर्ट तक पहुंचा दिया, जहां हम फेरी पर बैठ गए और हम फुकेट की ओर बढ़ने लगे। ये हमारा आखिरी पड़ाव था। हमने प्रीच हिल रिसोर्ट बुक करवाया था, जो कि काटा बीच के आसपास था। मैंने सुना है लोग हमेशा पटोंग बीच के आसपास ही होटल बुक करवाते हैं, पर मुझे काटा बीच बहुत पसंद आया। काफ़ी अच्छा क्राउड था, पटोंग की तरह बहुत ज़्यादा रश नहीं था। और मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी, काटा में भी एक नाइट मार्केट है। मैं अभी पीच हिल रिसोर्ट में खड़ी हूँ। ये मेरे होटल के बैल्कनी से व्यू है बाहर का, बहुत ही खूबसूरत। और आज हम सिटी टूर करने के लिए जाने वाले हैं। ये होटल बता दूँ मैं, ये काटा बीच के पास है, जो कि 350 मीटर की दूरी पर है। फ्री शटल अवेलेबल है। और करोन बीच भी 850 मीटर है। पर यहाँ से पटोंग बीच, फुकेट का जो है फेमस बीच, वो बहुत दूर है। तो कल हमने ग्रैब ऐप किया था, 200 रुपीज़ हमें चार्ज किया। और आते समय भी हमने ग्रैब से ही, और बोल्ट ऐप का भी हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, जिसमें चार्जेस बहुत ही रिजनेबल है। तो आप जब भी आएँ तो ये दोनों ऐप ज़रूर इंस्टॉल कर लें। थैंक यू।
फुकेट सिटी टूर में ये हमारा पहला पड़ाव था। दोईथिप निमित हमारे साथ एक इंग्लिश स्पीकिंग गाइड थे और ये बुद्धिस्ट टेम्पल सच में छोटा था लेकिन बहुत ही कमाल की खूबसूरती थी। पीछे से पहाड़ और समंदर का नजारा था। हमने कुछ तस्वीरें ली और वीडियो बनाया। ये नया पॉइंट ऐड हुआ है। जो बिग बुद्धा पहले दिखाते थे वो अब टूरिस्ट को नहीं दिखाते। 6 महीने पहले वहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था और लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद थाईलैंड सरकार ने उसे बंद कर दिया। टूर का दूसरा पड़ाव चालोंग टेम्पल, जो कि एक बहुत ही बड़ी मंदिर है। माना जाता है कि आपको कोई मन्नत मांगनी हो तो यहाँ मांग सकते हैं। अगर वो मन्नत पूरी हो जाए तो लोग यहाँ आकर वापस से पूजा करते हैं। अब हम फुकेट ओल्ड सिटी में पहुंच चुके थे, जहां हमने लंच किया। मैंगो स्टिकी राइस यहाँ का फेवरेट डिजर्ट है, जो कि बहुत ही अच्छा खाने में है। उसको एंजॉय किया सिर्फ 60 बात में और फिर हमने थोड़ा बहुत शॉपिंग किया। ये फुकेट सिटी व्यू पॉइंट है, जो कि ठीक पटोंग बीच के उल्टी साइड में है, जहां से शहर का खूबसूरत नज़ारा देखा जा सकता है। आखिरी पड़ाव जेम फैक्ट्री था, जहां पहले हमने कुछ मछलियां देखी जो कि एक्वेरियम के अंदर था। उसका नज़ारा देखा, कुछ फोटो क्लिक की। उसके बाद हम फैक्ट्री में प्रवेश करने वाले थे। टूरिस्ट से हमें पता चला था कि यहाँ की जो ज्वेलरी होती है वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है। हालांकि ज्वेलरी देखने में बहुत खूबसूरत थी। ये हमारे आज का आखिरी पड़ाव था। सिटी टूर खत्म होने वाला था। खत्म होते ही जैसे ही हम घर पहुंचे, हम फिर से काटा बीच में पहुंच गए थे और वहां खूब बाथिंग किया। फिर वहां से हम काटा नाइट मार्केट पहुंचे। हमें पता चला कि वहां ज्यादातर फैमिली वाले आए थे और अगले दिन हम जेम्स बॉन्ड आइलैंड में जाने वाले थे। हमें करीब 7:15 बजे के आसपास पिकअप किया गया था और जो ड्राइव थी वो बहुत लंबी थी। हम वहां से सीधे पहुंचे थे एक केव में, मंकी केव। हम एक अंधेरे गुफा की ओर बढ़ रहे हैं। जेम्स बॉन्ड आइलैंड टूर में बहुत लंबा हम लोग का कार का राइड था। मैं तो परेशान हो गई, इतना लंबा क्यों मुझे नहीं मालूम। 1 hour 45 minutes फ्रॉम पडोंग बीच। फिर यहाँ पर हम आए हैं इस केव में। मुझे समझ में नहीं आ रहा अब तक बोट में क्यों नहीं बैठाया, क्योंकि यूट्यूब में हमने वैसा ही देखा था। और हम इस अंधेरे गुफा में जा रहे हैं।
तो ये चीज़ समझ में आ रही है मुझे। रस्सी इससे पहले ये नज़र नहीं आया था कोई यूट्यूब में। मैं इससे पहले इतने डार्क केव में कभी नहीं गई। ये यहाँ तक आई हूँ। फाइनली मंकी केव से 10 मिनट के ड्राइव के बाद हम बोट में पहुंचे अपनी अपनी लाइफ जैकेट लेकर। और फिर एक छोटी सी नदी टाइप की, मतलब समंदर था लेकिन नदी जैसा लग रहा था, और दोनों साइड मैंग्रोव फॉरेस्ट, बहुत ही खूबसूरत। मुझे सुंदरबन की याद आ रही थी। हालांकि मैंने सुंदरबन नहीं देखा है पर उसकी वीडियो देखी है, ठीक वैसा ही लग रहा था। ये समंदर बिल्कुल भी किसी एंगल में नहीं लग रहा था। करीब 20-25 मिनट के बोट राइड के बाद हम पहुंच गए द फेमस जेम्स बॉन्ड आइलैंड, जहां जेम्स बॉन्ड मूवी की शूटिंग हो रखी है। हालांकि पानी बहुत ही गंदा था तो हमने स्विम करने का सोचा भी नहीं। वहाँ एक केव था, हम उस केव को देखने लगे। बारिश आ गई। टूरिस्ट के लिए कई सारे शॉप्स भी वहाँ पर मौजूद थे। वॉशरूम था, लोग रेनकोट बेच रहे थे पर हम अपना छाता लेकर आए थे। एक छोटे से रॉक को वो जेम्स बॉन्ड आइलैंड कहते हैं। हमने वो आइलैंड पूरा देखा, बहुत ही अच्छा लगा। और उसके बाद हम वहाँ से अपने अगले पड़ाव के लिए निकल पड़े। के बाद हम वहाँ से फांगना बे में कैनोइंग करने पहुँच गए। हमारे पैकेज में इंक्लूड था। इंक्लूड ना हो तो 50 बात देकर आप कैनोइंग कर सकते हैं, जो कि काफी सस्ता है क्योंकि वो बहुत दूर तक घुमाते हैं। It's raining and Shantan is doing this. हमारी जो कायाक थी वो छोटे छोटे पहाड़ के बीच में जो गैप बनी हुई थी, सुरंग जैसी, उसके बीच से जा रही थी और हमें लेटना पड़ रहा था, नहीं तो हमें चोट लग सकती है। लेकिन ये कमाल का एक्सपीरियंस था, ऐसा कभी हमने एक्सपीरियंस नहीं किया। बहुत ही मजा आ रहा था और बीच बीच में ट्रैफिक जैम भी लग जा रहा था। हालांकि बारिश में ज्यादातर लोग नहीं आए थे।
पहाड़ों के बीच में एक और ऐसे ही गैप को पार करके हम सीधे पहुंच गए मैनग्रोव के एरिया में। मैनग्रोव के वजह से पानी में बहुत मिट्टी थी। अगर कोई इस पानी में गिर जाए तो बहुत ही गंदा पानी था, आदमी बीमार पड़ जाएगा। कैनोइंग के बाद हमारी बोट मुस्लिम विलेज की ओर बढ़ने लगी, जहां हम लंच करने वाले थे। शहर पूरे खंबे के ऊपर खड़ा था। यहाँ का लंच काफी टेस्टी था। हमने लंच का मजा लिया और थोड़ा बहुत शॉप में घूमे और विलेज को देखा। उसके बाद मैनग्रोव के बीच से हम वापस जाने लगे और फिर लंबी ड्राइव। हम शाम तक ही पहुँच पाए थे और फिर बीच में नहाया, खूब मजे किए। ये काटा नाइट मार्केट का एक छोटा सा नज़ारा, और यहाँ पर शॉपिंग के लिए भी कई सारी शॉप्स हैं। कपड़े, गिफ्ट आइटम सब कुछ यहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ का फ्रूट मार्केट भी काफी कमाल का था और फ्रूट काफी स्वादिष्ट। आखिरी दिन फ्लाइट पकड़ने से पहले हम फिर बीच पहुंच गए। ये काटा बीच का नज़ारा है और आज पूर्णिमा थी और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा वेव थी। उसमें नहाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हम हैरत में थे कि शांत समुद्र को क्या हो गया जब बड़े बड़े वेव्स हमसे टकरा रहे थे। दिल्ली में स्टॉर्म होने की वजह से हमारी फ्लाइट डिले हो गई थी और इंडिगो की तरफ से हमें 300 बात पर हेड का वाउचर मिला था ताकि हम अपना लंच कर सके। हमने वहाँ पर लंच का मजा लिया, एयरपोर्ट घूमे और ढेर सारी यादों के साथ हम घर वापस आ गए। दोस्तों, इस टूर के बारे में अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।